सिटीजन प्राइम न्यूज में आज के मेहमान हैं लकी फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ हुसैन, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर काम किया है और कानूनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। आसिफ हुसैन की मेहनत अब रंग लाने लगी है। आसिफ हुसैन ने जनहित में जल संरक्षण और जल की शुद्धता को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें माननीय न्यायालय ने आसिफ हुसैन को हाई कोर्ट में भेज दिया है, जो कि उनकी जीत है। तो आइए सुनते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर आसिफ हुसैन के जनहित में किए जा रहे संघर्ष की कहानी हमारे रिपोर्टर के साथ उन्हीं की जुबानी। है पानी की, कहीं पर पानी की कमी है, कहीं पानी की जो पानी है वो प्रदूषित है। तो उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बनाया था और 22 नवंबर 2019 को मैंने इसको माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट किया था, जिसमें मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो कहीं पर पानी का लेवल इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है कि वहाँ पर पीने के पानी की दिक्कत है। कहीं पानी कुछ स्थानों पर है लेकिन वो इतना जहरीला है कि उसको पीने से कई तरीके की बीमारियाँ हो रही हैं। तो इसके लिए मुझे एक सबसे बड़ा अच्छा और सबसे स्थायी जो समाधान लगा वो बारिश के पानी को ज़मीन में रिचार्ज करके भूजल के स्तर को बढ़ाना और इसके प्रदूषण को कम करना है। तो क्योंकि हमारे देश में लगभग 65% जल जो है, बारिश का जल जो है, वर्षा जल है, वो बह जाता है और व्यर्थ चला जाता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल कर लें तो इस पानी से चूँकि ये आशुद्ध जल होता है, बहुत बिल्कुल फ्रेश पानी होता है, तो इसको हम अगर पानी में ज़मीन में रिचार्ज कर देंगे तो हमारा एक तो वाटर लेवल भी उठेगा और इसके लगभग 28 फ़ायदे जो मेरी समझ में आए थे, जो मैंने इसके निकाले थे। तो इससे संबंधित मैंने एक जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उसके बाद में 24 फरवरी 2020 को मेरी सुनवाई हुई थी और मैं स्वयं ही पक्षकार था, स्वयं ही अपनी बहस मैंने की थी। तो उन्होंने मुझको अग्रिम कार्रवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उसके बाद मार्च से कोरोना का कहर जारी हो गया और लॉकडाउन लग गया, तो उस वजह से मैं दोबारा वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन मैं अपने गृह जनपद बरेली में रहा और वहाँ रहकर मैंने अलग अलग जो जल के विभाग हैं उनसे इस बारे में संपर्क भी स्थापित किया और लगातार मेरा प्रयास है कि हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको हम ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर, लेकिन इसके प्रभाव, बल्कि कहें तो दुष्प्रभाव इतने हैं कि शायद हम सब उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। अभी हमारे जनपद बरेली में ही तहसील आंवला और तहसील मीरगंज के लगभग 35 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां लगभग पिछले 10 सालों में 150 से ज़्यादा मौतें कैंसर से हो चुकी हैं, जो एक भयानक बीमारी के रूप में वहाँ मौजूद है और काफ़ी लोग उससे जूझ रहे हैं। इसके इलाज में लोगों का पैसा और ज़मीन वगैरह बर्बाद हो रही है और इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के पानी में जहरीले तत्व मिलना। जल निगम बरेली ने इसमें डॉक्टर्स द्वारा जांच भी करवाई थी, इसके सैंपल भी लिए गए, जिसमें वहाँ पे अभी आर्सेनिक रिमूवल यूनिट का लगने का काम भी इस समय चलने लगा है और ओवरहेड टैंक बनाने लगभग बरेली जनपद में ही अगर बात की जाए तो 1400 ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो 1400 ओवरहेड टैंक जो बनाए जा रहे हैं उसमें पानी कहाँ से लाया जाएगा, क्योंकि पानी लाने के दो ही तरीके हैं वहाँ पर, या तो पानी ज़मीन से लिया जाए और या फिर पानी को नदियों से लेकर स्वच्छ करके और उसका इस्तेमाल किया जाए। और ये दोनों ही चीज़ों में या तो भूजल का स्तर गिरेगा या फिर नदियों से लाने में उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और उसमें मैन पावर लगेगी। मेरा मानना है कि अगर हम बरसात के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज कर लें तो इन सब चीज़ों से परेशानियों से निजात मिल सकती है। और मेरा इसी पर समय समय पर लोगों के बीच जाना और उनसे संपर्क करता हूं, उनको बताता हूं कि यदि अगर हम बरसात के पानी का सही उपयोग कर लें तो हम अपने वाटर लेवल को भी बढ़ा सकते हैं, भूजल के स्तर को भी बढ़ा सकते हैं। और चूँकि नीचे का पानी एक तो कम है, स्तर भी कम है, दूसरी बात नीचे प्रदूषित भी हो चुका है, तो अगर एक आशुद्ध जल उसमें मिलता है तो प्रदूषण कुछ कम होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, मैं जानता हूँ ये 2 दिन में नहीं हो सकता, लेकिन अभी से करना होगा, तभी इसके परिणाम हम देख सकते हैं और इसीलिए मैं इसमें प्रयासरत हूँ। और मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों में, मैंने जो माननीय उच्चतम न्यायालय में मांग रखी थी उसमें सबसे पहली मांग ही यही थी कि अब जो नए जितनी भी बिल्डिंगें बने, कोई भी भवन भूखंड का निर्माण हो तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग
वर्षा जल संरक्षण प्रणाली को लगाना अनिवार्य किया जाए। यदि ऐसा हम करते हैं तो अपने घर में, अपने फैक्ट्री में, जहाँ स्कूल, कॉलेज, कंपाउंड कोई भी जगह है, वहाँ पर पानी का सेव कर सकते हैं। अभी बरसात भी आने वाली है। एक 100 गज का घर अगर है, एक 100 गज का भूखंड है, और अगर हम उसमें एक वाटर हार्वेस्टिंग लगाते हैं तो उस 100 गज से हम लगभग 27 से 30 हज़ार लीटर पानी एक बरसात में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा आगे का जो प्रोजेक्ट है उसमें यह है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। जैसे जो हमारे यहाँ की जो टंकियाँ होती हैं उसमें अगर हम एरेटर का इस्तेमाल करें तो एक नल औसत 1 मिनट में 15 लीटर पानी निकालता है। अगर हम उसको एरेटर लगा दें तो लगभग 1 मिनट में 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी की बचत हो सकती है। इसके अलावा जो हमारा यूज़ पानी है, जो नहाने धोने का पानी है, बर्तन कपड़े धोने का पानी है, इस पानी को अगर हम लेटरिन के फ्लैश में इस्तेमाल करें तो जो उसके फ्लैश में इस्तेमाल होने वाला जो शुद्ध जल है उसको हम बचा सकते हैं और इस वेस्ट पानी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसी संदर्भ में मिलता रहता हूँ लोगों से, इनसे बात करता हूँ, और जहाँ तक मेरा अधिकतम प्रयास रहता है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी और भी जो चीज़ें हैं, जैसे वृक्षारोपण है, क्योंकि जब पानी 1990 से अब तक लगभग 64% ज़मीन जो है वो नमी वाली भूमि समाप्त हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। आसिफ हुसैन जी, अभी कुछ समय पहले आपने ज्ञापन माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को संबोधित, माननीय सांसद जी माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी को सौंपा है। उसमें कुछ पॉइंट आपने ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं, उस पर थोड़ा सा जानकारी देंगे? जी, देखिए, जिस तरीके से साफ पानी हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से साफ हवा और हरियाली भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तेज़ी से जल प्रदूषण हो रहा है उसी तरीके से वायु प्रदूषण भी हो रहा है। तो इसके लिए मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को एक ज्ञापन माननीय सांसद आंवला धर्मेंद्र कश्यप जी के द्वारा प्रेषित किया है, जिसमें मैंने ये मांग की है कि जो हमारे स्नातक प्रथम वर्ष में जब बच्चों के छात्र छात्राओं के एडमिशन होते हैं तो उसमें एक पर्यावरण विज्ञान का एक विषय होता है, इसको कंपलसरी किया जाए, इसको अनिवार्य किया जाए। जिसमें कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, जिसमें पहला सुझाव मेरा है कि यदि जब भी कोई बच्चा, छात्र या छात्रा प्रथम वर्ष में एडमिशन लेता है तब उसको एक टास्क, एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट का देना चाहिए कि एक पेड़, एक व्यक्ति, एक छात्र, एक छात्रा एक पेड़ लगाए और उसकी सेवा करे, और उस प्रोजेक्ट को जब स्नातक अंतिम वर्ष हो तब एज ए प्रोजेक्ट सबमिट करे। इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति एक पेड़ का ध्यान रखेगा, जो आराम से रख सकता है, उसका ऑन रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड रह सकता है, और नॉर्मली एक पेड़ अगर 1 साल तक उसकी सेवा की जाए तो वो फिर अपने आप में सक्षम हो जाता है पनपने के लिए। तो इस तरीके से, हालांकि एक प्रक्रिया भी एक 3 साल का है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जितने भी छात्र छात्राएं प्रथम वर्ष में एडमिशन लेंगे, हर साल लाखों छात्र छात्रा उत्तर प्रदेश में प्रथम वर्ष में एडमिशन लेते हैं, और इस हिसाब से लाखों पेड़ों की बाकायदा निगरानी होगी। और दूसरा इसका स्वरूप जो है वो ये रहेगा कि जो हमारा युवा है, जो हमारा आने वाले देश का जो आने वाला भविष्य है, वो धीरे धीरे पर्यावरण से जुड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को तो जानता ही है, अपने दायित्वों को भी समझेगा। इसके अलावा जो सरकारी नल है उनमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट, सोकपिट बनाने का प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो इससे भी जल संरक्षण भी होगा। तो इसलिए इसी संदर्भ में उन्हें ज्ञापन माननीय उप मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। अभी तक कितने विभागों में आपने जल संरक्षण के बारे में RTI दाखिल की है? देखिए, जहाँ तक इधर लगा, देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो भूगर्भ जल विभाग है उनसे मैंने इस संदर्भ में बात की और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इनसे सूचना मांगी थी कि चूँकि भूगर्भ जल विभाग जो है वो ज़मीन के नीचे के पानी का प्रभार है उसके पास, तो उनसे मैंने ये पूछा था, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें थी जिसके बारे में एक बात के बारे में उन्होंने पहले ही कहा कि पानी का लेवल डाउन हुआ है, दूसरा पानी प्रदूषित भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, इस संदर्भ में मैंने सूचना उनसे पूछा था कि भूगर्भ जल विभाग से। तो उन्होंने कहा कि उनका काम केवल मॉनिटरिंग है,
इसके अलावा मैं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बरेली का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ गया भी था और उनसे मैंने सूचना के माध्यम से पूछा भी था कि जो मीरगंज और आंवला वगैरह जहाँ जहाँ प्रदूषण हो रहा है तो उसके प्रदूषण के क्या कारण हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। और इसके अलावा जल निगम बरेली से भी मैंने पूछा था, क्योंकि बरेली में जो आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगाई जा रही है और जो पेयजल का जो भी काम हो रहा है वो जल निगम के अंडर में है। तो मैंने उनसे एक छोटी सी बात पूछी थी कि ये जितना भी कार्य हो रहा है भूगर्भ जल को स्वच्छ करके पेयजल द्वारा और ओवरहेड टैंक द्वारा सप्लाई हो रही है नागरिकों की, इसके अलावा आर्सेनिक रिमूवल यूनिट से भी पानी को स्वच्छ किया जा रहा है, लेकिन उस क्षेत्र का जहाँ भी पानी प्रदूषित है उस क्षेत्र का जानवर, जलीय जीव जंतु कौन से पानी का इस्तेमाल करेंगे, या उस क्षेत्र में जो फसलें पैदा हो रही हैं उस फसलों की सिंचाई कौन से पानी से होगी। क्योंकि आम आदमी को अगर हम साफ पानी दे भी देते हैं, लेकिन अगर वहाँ का जलीय जीव जंतु, तालाब या और भी जो आम जानवर जो है वो पानी पीता है, वो तो भूजल पे ही निर्भर होता है। तो अगर वो उस पानी को पिएगा तो जाहिर सी बात है वो जो आज दिक्कत इंसानों में है वो जानवर में भी रहेगी, बरकरार रहेगी, और इस तरीके से तो हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। दूसरी बात, जो फसलों की सिंचाई हो रही है उसमें भी अगर ये जहरीले तत्व आते हैं तो वो फसलें तो अलग अलग क्षेत्रों में बिकती हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो एक सीमित क्षेत्र में जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्र में फैल रही है। इस संदर्भ में माननीय चेयरमैन जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के हैं उनको मैंने एक ज्ञापन भी प्रेषित किया था कि जो जलीय जीव जंतु हैं, जो फसलों की सिंचाई है, इसके लिए भी हमको भूजल पे ही निर्भर रहना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए भूजल को जितना जल्दी हम स्वच्छ कर लेंगे हम उतनी ही इस दिक्कत से जल्दी निजात पा लेंगे। लेकिन ये लोगों का एक मानना है कि सरकार का काम है, मैं ये मानता हूँ ये हमारा जन दायित्व है। हम लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में ज़्यादा जागरूक रहते हैं, हमें अपने मौलिक कर्तव्य भी समझना चाहिए। प्रशासन, शासन ये काम करता है, अपने स्तर से करता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमें भी अपने देश को कुछ देने की ज़रूरत है। आसिफ जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ जिस तरीके से हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए तत्पर रहते हैं, हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का भी याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा देश से लेने की सोचते हैं, हमको देश को देने के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि सरकार या कोई भी सिस्टम कोई काम करता है वो तभी ज़्यादा सफल होता है जब उसमें जनता का योगदान हो। और मैं इसीलिए इस तरीके के मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम आम लोगों को, चाहे वो छात्र हों, छात्राएं हों, युवा हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, मतलब जो भी इस देश का नागरिक है वो देश के पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर, साफ बनाने के लिए प्रयासरत रहे, क्योंकि ये सामूहिक दायित्व भी है और इसकी सफलता का परिणाम हमारे सामूहिक दायित्व पर ही निर्भर भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रहें, अपने आसपास देखें हमारे यहाँ का पानी कैसा है, हमारे यहाँ पर्यावरण का क्या हाल है। और कम से कम मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं कुछ समय बाद अपने लकी फाउंडेशन के सदस्यता अभियान को शुरू कर रहा हूँ, और मेरे सदस्यता अभियान का जो शुल्क है वो यही है कि एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा और 1 साल तक उसकी सेवा करेगा। तो जो भी लकी फाउंडेशन के सदस्य बनना चाहते हैं वो अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं, जहाँ उनको सहूलियत हो, जहाँ वो आराम से देख सकें, वहाँ एक पेड़ लगाएं और लकी फाउंडेशन की सदस्यता लें और सहयोग करें। आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और आप जिस जगह भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा समय अपने पर्यावरण के लिए दीजिए, क्योंकि हम पहले ही अपने आने वाली पीढ़ी के हिस्से का पानी समाप्त कर चुके हैं और पर्यावरण को बहुत तेज़ी से जो नष्ट हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ का जो हरियाली कम हो रही है, इससे ही और भी कई तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, वो दिक्कतें भी कहीं ना कहीं समाप्त होंगी। करोगे तो इंटरव्यू